हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग और आप सबने नार्कोस का नाम तो सुना ही होगा। नार्कोस नेटफ्लिक्स की एक टीवी सीरीज़ है जो कि पैब्लो एस्कोबार, एक स्पेनिश क्रिमिनल के जीवन कथा पर आधारित है। पैब्लो एस्कोबार था तो एक क्रिमिनल, लेकिन जब समाज के गरीब लोगों पर कोई संकट आती तो पैब्लो सबसे पहले मदद लेकर हाजिर हो जाता था, एकदम रॉबिन हुड की तरह। लेकिन फ्रेंड्स, पैब्लो एस्कोबार ही अकेला एक नहीं था, जो कि शैतान ही नहीं बल्कि मसीहा भी था। जापान में आज भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का राज है जो खुद को मसीहा बुलाती है, लेकिन शायद उनकी असली सच्चाई कुछ और ही हो। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो जापान के एक घातक गैंग याकुजा के बारे में है, जिसका कहर सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इन दल के रस्म रिवाज और इनके जुर्म इतने घातक है कि और ख़तरनाक है कि आप जापान में छुट्टी मनाने से पहले भी 2 बार सोचेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक ताकि आप भी जान सकें याकुजा किस खेत की मूली है। याकुजा सबसे तुच्छ सामाजिक वर्ग बुराकुमिन में हुआ। बुराकुमिन के समाज में लोगों का जैसे कोई महत्व या कोई अस्तित्व ही नहीं था। इन लोगों को सरकार तक जॉब या मदद देने से पीछे हटती थी और इन लोगों के पास रहने खाने तक का ठिकाना नहीं रहता था। इस गरीबी और लाचारी के कारण बुकारुमिन वर्ग के लोगों ने चोरी चकारी और गैम्बलिंग यानी कि जुआ खेलने का सहारा लेना पड़ा। बुराकिन वंश के 2 अंश थे, तैकिया और वकुडो। तैकुआ समाज के लोग चोरी हुए सामानों के स्टॉल त्योहारों पे या मेलों पे लगाया करते थे। कुछ तैकिया सदस्य अन्य उन स्टॉलों की सुरक्षा भी किया करते थे और इस काम के लिए उन्हें पैसे भी मिलते थे। और दूसरी तरफ बुकारो समूह के लोग वीरान मंदिरों व अन्य बिल्डिंग में इलीगल जुए के अड्डे खोलते और उससे पैसा कमाते। धीरे धीरे इन लोगों की तादाद बढ़ने लगी और जैसे जैसे समाज में इनका प्रभाव बढ़ने लगा तो सरकार ने भी इन लोगों को मान्यता देना शुरू कर दी। देखते इन लोगों ने अपना एक संगठन व शक्तिशाली गैंग बना लिया, जिसे याकुजा के नाम से जाना जाने लगा। शुरुआती समय में याकुजा के जुर्म छोटे मुँह हुआ करते थे, चोरी करना, वसूली करना या लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेना। पर धीरे धीरे उनका जुर्म उनके बल और उनकी ताकत के साथ बढ़ता चला गया। जहाँ पहले याकुजा छोटे मोटे स्कैम में शामिल रहते थे, जिसके बाद रियल एस्टेट जैसे बड़े बड़े स्कैमों में भी उनका नाम आने लगा। जैसे उनके प्रति लोगों के मन में खौफ बढ़ने लगा। चिंता की बात तो ये थी कि सरकार भी याकुजा से मिली हुई थी और उनके कारनामों पर रोक लगाने के लिए कुछ नहीं किया करती थी। याकुजा के सदस्य खुद को एक परिवार समझते हैं और इस परिवार में शामिल होने के लिए सदस्यों को कुछ बहुत ही दर्दनाक रीति रिवाजों से गुजरना पड़ता है। हर नए सदस्य को पूर्ण यानी बच्चे का टैग मिलता है और उस सदस्य के बॉस को ओयाबोन यानी कि आश्रय देने वाला बोला जाता है। जब किसी सदस्य का दीक्षा संस्कार यानी इनिशिएशन होता है तो उसे अपने बॉस के साथ बैठकर एक जापानी मदिरा साकी पीनी होती है। हर ओयाबोन अपने नए कपून को एक मिट्टी के गिलास में बहुत थोड़ी सी साकी सर्व करता है और अपने खुद के गिलास को ऊपर तक साकी से भरता है। गिलास में साकी की अधिक मात्रा उसके ऊंचे पद यानी पोजीशन का प्रतीक होता है। एक बार दोनों साथ में साकी पी लेते हैं तो वो कपून ऑफिशियली याकुजा का सदस्य बन जाता है। याकुजा के सदस्यों को सचमुच एक सदस्य बनने के लिए अपने पूरे शरीर में टैटू बनवानी पड़ती है। इन खास टैटूओं को इरेजुमी के नाम से जाना जाता है और ये टैटू बनाने की प्रक्रिया काफ़ी दर्दनाक होती है, क्योंकि इसमें मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता बल्कि एक बांस की सुई का इस्तेमाल होता है, जिसमें इंक लगा के हाथ से टैटू बनाया जाता है। और यही नहीं, याकुजा का एक और रिवाज है कि किसी कपून ने कुछ ऐसा करा हो जिससे उसके ओयाबुन को परेशानी हुई या फिर उससे कोई गलती हुई हो तो उस कपून को अपनी काड़ी उंगली काट कर अपने ओयाबुन को देनी होती है। ये काड़ी उंगली उनकी माफ़ी की निशानी होती है और अगर इसके बाद उनसे कोई गलती होती है तो उनको अपनी बाकी उंगलियां भी काटनी पड़ेंगी, हर गलती के लिए एक उंगली। इसी वजह से याकुजा के गैंग के लोगों को पहचानना काफ़ी आसान है। इवन तो सरकार ने पब्लिक में उनके टैटू दिखाने पर रोक लगा रखी है। याकुजा अब ज़्यादातर व्हाइट कॉलर क्राइम्स के लिए जाने जाते हैं। वे बड़ी बड़ी कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं और तब तक खरीदते रहते हैं जब तक स्टॉक होल्डर्स की मीटिंग में ना बैठ पाएँ और फिर वो बाकी कंपनी के मेंबर को धमकाकर उनसे अपना काम निकलवाते हैं। ये कार्य याकुजा के खास सदस्य सोकैया को सौंपा जाता है और जो कंपनी याकुजा की चंगुल में फंस जाती है उस कंपनी के ऊपर कलंक और पूरा भविष्य तक बर्बाद कर देता है। और इसके अलावा कई याकुजा के सदस्य ये काम करते हैं। उनका काम होता है इमारतों को जोर जबरदस्ती से खाली करवाना ताकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो सके। और यही नहीं, जापान में मेजॉरिटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस के जिम्मेदार भी याकुजा ही होते हैं। और इन जुर्म की शिकार सिर्फ जापानी लड़कियां नहीं बल्कि अन्य देश की लड़कियां जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स की लड़कियां भी बनती हैं। याकुजा के सदस्य दूर से आए खूबसूरत लड़कियों को
नौकरी का झूठा दिलासा देते हैं, जापान लेके आते हैं। और जब लड़कियों को पता चलता है उन्हें किस काम के लिए लाया गया है, तो उनके आसपास न पैसे होते हैं और ना ही रहने का ठिकाना, जिसके लिए उन्हें अपने यकूज़ा बॉस के लिए वैसे बनना पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा ये मुनाफा यकूज़ा को उनके ड्रग्स के कारोबार से मिलता है। हल वो इल्लीगल ड्रग, चाहे वो केमिकल हो या नेचुरल, जिसका भी नाम आप जानते हो, उनका राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कारोबार यकूज़ा करता है। जापान में आज यकूज़ा के 4 समूह हैं: यामागुची, कुमी, सुमियोशी काय, तिनावाना काय और इज़ेतेत्सु काय। हर समूह एक समूह की तरह नहीं बल्कि परिवार की तरह व्यवहार करता है। और फ्रेंड्स, ये सब सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ये लोग आखिर मसीहा कैसे हुए। बात यह है कि 2007 में जापानी सरकार ने यकूज़ा से तंग आके कई ऐसे कानून लिखे जिससे कि कोई भी यकूज़ा का सदस्य किसी भी तरह का कारोबार ना कर सके या फिर किसी कंपनी का हिस्सा ना बन सके। और इन कानूनों के चलते यकूज़ा का शासन काफ़ी हद तक ख़त्म होने लगा। अपनी ताकत पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए यकूज़ा ने समाज सेवा करना शुरू कर दिया। और 2011 में जापान में सुनामी के समय सरकार से पहले यकूज़ा के आदमी चले गए, पीढ़ी लोगों तक खाना, पानी और कपड़े की व्यवस्था करवाई। सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों ने बेघर लोगों के रहने का बंदोबस्त भी किया। और यकूज़ा का कहना है ये वह समाज सेवा अपनी संस्कृति का पालन करते हुए करते हैं। उनका निम्न कोड ये कहता है कि एक यकूज़ा का सदस्य कभी किसी मुसीबत में पड़े इंसान को तंग नहीं करेगा, बल्कि उसे हर एक मदद करेगा जिससे उसकी परेशानी दूर हो सके। जापान का हर जुर्म सिर्फ यकूज़ा के कारण ही होता है। बाकी चोर या अपराधी यकूज़ा के इलाके में कदम भी नहीं रख सकते, क्योंकि पुलिस से ज़्यादा उन्हें इस बात का डर होता है कि यकूज़ा को अगर गुस्सा आया वो उनका बुरा हाल कर देंगे। हर वो इंसान जिसे समाज बेघर या बॉयकॉट करती है, वो यकूज़ा के पास आते हैं, जहां उनका जोश से स्वागत किया जाता है। यकूज़ा भले ही बड़ी कंपनियों का घाटा करवा देते हैं, लेकिन यकूज़ा में शामिल कंट्रास्टिंग कंपनी, जिसके कारण उन्हें समाज के कम भाग्यशाली और गरीब लोगों को परेशान नहीं किया, बल्कि जब भी उन्हें मदद चाहिए होती, यकूज़ा सरकार से पहले वहाँ मौजूद होती। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यकूज़ा की तादाद 18 लाख पहुँच गई थी, लेकिन उसके बाद सरकार द्वारा यकूज़ा की हरकतों पर बैन लगा दिया गया, जिससे उनकी तादाद सिर्फ अब 85,000 पहुँच चुकी है। लेकिन यकूज़ा के खिलाफ इतने कानून होने के बावजूद समाज में उनके प्रति उतनी ही खौफ और उतनी ही इज्जत है जितने कि 20 साल पहले थी। यकूज़ा जापान के अमीरों के लिए एक गैंगस्टर है, लेकिन गरीबों के लिए सरकार से भी बड़े मसीहा हैं। और वो और उनका ऑपरेशन सही है गलत, उसका कोई भी एक जवाब नहीं दे सकता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको ऐसी और वीडियोज़ देखनी है तो इसे सब्सक्राइब करिए और नीचे दिए गए बेल बटन को जरूर दबाइए, ताकि आप इस चैनल पर कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड द लास्ट। जय हिंद।